गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। क्लास कब स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग क्लास। चलिए, गुड इवनिंग क्लास। कौन कौन आ चुके हैं यहाँ पर? तो देखिए, अभी तक सारथी वर्मा आ चुकी है, प्रतिभा, अतुल, मंजीत, विक्रांत, मलिक, सुधांशु, मलय तिवारी, ये लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सबको। बाकी सब लोग भी आ जाए जल्दी से। गुड इवनिंग सबको। जल्दी से सब लोग आ जाएं, जल्दी से सब लोग आ जाए। गुड इवनिंग सबको। चलिए, और लोग भी आ जाए, जल्दी से और लोग आ जाए। अतुल, सारथी, प्रतिभा, मंजीत, विक्रांत, मलिक, सुधांशु, मलय तिवारी, ये लोग हैं। बाकी लोग नहीं आए, जल्दी से आ जाए कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर सके। जल्दी से सब लोग आ जाए कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर सके। स्वीटू यादव भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग आपको भी। आपको भी गुड इवनिंग। और लोग भी जल्दी से आ जाए। और लोग भी जल्दी से आ जाए। सबको गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग आ जाए। चलिए, जितने लोग आ चुके हैं वो एक बार प्रेजेंट ये बता दे कि आप लोग प्रेजेंट हैं कि नहीं है। जो लोग आ चुके हैं वो बता दे। तो चलिए, अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है हमारा आज का टॉपिक कौन सा होगा? आज का टॉपिक हमारा ग्लैंड्स टॉपिक है, मतलब ग्रंथि टॉपिक है। और ग्रंथि टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आप लोग को पहले ही पता है। हमने ये पहले आप लोग को डिस्कस कर दिया है कि जो ग्लैंड टॉपिक होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारा कैसा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे कई सारे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, कौन और आ चुके हैं? पंकज तिवारी भी आ चुके हैं, इमरान मिर्जा भी आ चुके हैं। आप लोग को भी गुड इवनिंग। अजय को भी नमस्ते। आपको भी नमस्ते। चलिए, क्या हम लोग का डिस्कस करना है? तो ग्लैंड से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला, अगर आप लोग से पूछा जाए आपके बॉडी में कौन कौन सा आप लोग का टेम्पररी ग्लैंड होता है। अगर आप लोग से पूछा जाए आपके बॉडी में कौन कौन सा अस्थायी आप लोग का अस्थायी आप लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए आपके शरीर में कौन कौन सा अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन कौन सा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर दिए। कौन कौन आंसर देंगे? मलय तिवारी इसका आंसर देंगे, अजय, इमरान, पंकज तिवारी, ये लोग आंसर देंगे। और जल्दी से बताइए हमारे बॉडी में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा होता है। आप लोग का अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इसका आंसर दीजिए। आप लोग का अस्थायी कौन कौन सा होगा? तो क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग से? आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जल्दी से बताइए कौन कौन सा अस्थायी आप लोग का अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी। तो देखा जाए अस्थायी कौन कौन सा होगा आप लोग का, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा होगा। तो हमारा सबसे पहला कौन सा होता है? आप लोग का एक पार्ट होता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम आप लोग का ओवरी में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह काम करता है? ये अस्थायी आप लोग के, ये एक तरह से टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ऐसे देखिए, जो फीमेल में बच्चे और मदर को जोड़ने वाला जो पाइप होता है उसका नाम क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहा जाता है? अपरा कहा जाता है। ये प्लेसेंटा भी किसकी तरह काम करता है? ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो आप लोग के मेनली ये दो ऐसे हैं जो आप लोग का टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। कौन कौन सा होगा आप लोग का? एक कॉर्पस ल्यूटियम होगा, जबकि सेकंड हमारा कौन सा होगा? सेकंड आपका प्लेसेंटा होगा, आप लोग का अपरा होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है जिसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए कौन सा हार्मोन होता है जिसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, और व्हाट इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, आप लोग का एक हार्मोन होता है जो क्या काम करता है, जो आपके यूटेरस पे, गर्भाशय का साइज जब बढ़ता है उसको, उसके साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। और अगर आप लोग से पूछा जाए प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा होगा,
जल्दी बताइए, अगर आप लोग से पूछे आप लोग का प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा होगा, ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन होगा। प्रोजेस्टेरॉन होगा नहीं अजय, ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन नहीं होता है, वो बर्थ हार्मोन होता है जो कि यूटेरस में प्रेशर डालता है ताकि बच्चे बाहर निकल सके। लेकिन जब बच्चे यूटेरस के अंदर अभी बिल्कुल नए नए गए हुए हैं, यूटेरस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, गर्भाशय का साइज बढ़ेगा, और गर्भाशय का साइज बढ़े ताकि उसमें बच्चे रह सके। ये हमारा कौन सा होता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। और कौन सा हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। प्रोजेस्टेरॉन होगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन बनता है। ये हमारा कहाँ से बनेगा, ये हमारा प्लेसेंटा से बनता है, ये हमारा अप्रा से बनता है। तो जो भी प्रोजेस्टेरॉन होगा ये कहाँ से बनेगा, ये हमारे प्लेसेंटा से बनता है। हेलो राकेश यादव, आपको भी हेलो, गुड इवनिंग आपको भी। और लोग भी जल्दी से आ जाइए। तो आपका 2 क्वेश्चन था, तो ऐसे ही हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, आपका रिलैक्सिन का काम क्या होगा, इनहिबिन का काम क्या होगा, आप लोग के कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो क्या तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए। और आज का टॉपिक हमारा कौन सा है, ग्लैंड टॉपिक है। आज का टॉपिक ग्रंथि टॉपिक है। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, दोनों ग्रंथियों में अंतर डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप लोग का एंजाइम्स और हार्मोन में क्या अंतर होता है। हमने हमेशा बताया है कि एक्सो से फॉर्मेशन एंजाइम का होता है, एंडो से फॉर्मेशन हार्मोन का होता है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बताया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, आपका एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। तो हम आप लोग को डिस्कस करेंगे इन दोनों में भी क्या अंतर होगा। तो क्या तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए, अजय ने बोल दिया कि वो तैयार है, बाकी सब लोग तैयार नहीं है पढ़ने के लिए। क्या पप्पू यादव, राकेश यादव, स्वीटी यादव और भी इमरान मिर्जा, क्या आप लोग तैयार नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सब लोग तैयार होंगे। टॉपिक लिख लीजिए। आज का टॉपिक हमारा कौन सा होगा, ग्लैंड टॉपिक होगा। आज की टॉपिक ग्रंथि होगी, ग्रंथि होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, व्हाट इज ग्लैंड, आप लोग की ग्रंथि क्या होती है। चलिए आंसर दे। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज ग्लैंड, ग्रंथि क्या होती है, तो इन सिंपल आप लोग कह सकते हैं ग्लैंड्स आर ऑर्गन, जो ग्रंथियां होते हैं, ग्रंथियां आपके क्या होते हैं, ये अंग होते हैं जो कुछ केमिकल को स्रावित करते हैं। क्या होते हैं, तो आप लोगों के ग्लैंड्स क्या होंगे, ग्लैंड्स कुछ ऑर्गन होते हैं जो आपके केमिकल को स्टोर करते हैं, और जब भी बॉडी में जरूरत होती है इस केमिकल को पास कर देते हैं। तो इन सिंपल आप लोग बोले व्हाट इज ग्लैंड, ग्रंथियां क्या होंगी, तो ग्रंथियां कुछ अंग है जो कुछ रसायन को स्टोर करते हैं, और जब भी शरीर में जरूरत होती है ये उन केमिकल को पास करने का काम करते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए हमारे बॉडी में टोटल कितने तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए हमारे शरीर में टोटल कितने तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, तो देखिए हमारे शरीर में टोटल कितने तरह के ग्लैंड होंगे, हमारे शरीर में टोटल 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में टोटल 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाएंगी, और ये 3 तरह की ग्रंथियां कौन सी होंगी, या आपका 3 तरह का ग्लैंड कौन कौन सा होगा। सबसे पहला हमारा ग्लैंड कौन सा होता है, ये होता है एक्सोक्राइन। पहला हमारा कौन सा होगा, तो जो हमारा पहला ग्लैंड होगा ये हमारा कौन सा होगा, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको तो बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ जिसको बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे। सेकंड हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा ग्लैंड होगा ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये कौन सा ग्लैंड होगा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जबकि लास्ट देखिए, लास्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो लास्ट ग्लैंड होगा ये हमारा कौन सा ग्लैंड होगा, ये हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। ये हमारा कौन सा होगा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगा। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में विषम स्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, इसको हिंदी में विषम स्रावी ग्रंथि कहेंगे। तो जो हमारा ग्लैंड होता है, जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां टोटल कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सा होगा आप लोग का, आपका बहिस्रावी हो सकता है, अंतःस्रावी हो सकता है, जबकि लास्ट हमारा कौन सा होगा, विषम स्रावी होगा। एक्सोक्राइन होगा, एंडोक्राइन होगा, जबकि लास्ट हमारा कौन सा होगा, लास्ट हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगा। तो आप लोग वैसे भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड को पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा रहता है हमारे शरीर में
कुछ ऐसे भी ग्लैंड होते हैं जो दोनों की तरह कार्य करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, इसी को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो दोनों की तरह कार्य करे उसी को क्या किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, उसी को हम लोग विषम स्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला, तीन तरह के ग्लैंड हुए हमारे, एक्सोक्राइन हुआ, एंडोक्राइन हुआ, आपका थर्ड कौन सा हुआ, थर्ड हमारा कौन सा होगा, हेटेरोक्राइन होगा, हेटेरोक्राइन होगा। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, जल्दी बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, आप लोग की बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जल्दी बताएं। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, आप लोग का बहिस्रावी ग्रंथि क्या होगी, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, आप लोग का बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बता सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग का बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप लोग का बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, इन सिंपल हम लोग नाम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं व्हाट इज बहिस्रावी। बहिस्रावी क्या हुआ, वो ग्लैंड जो अपने केमिकल को कहां पर बनाते हैं, वो ग्लैंड जो अपने केमिकल को बनाते हैं शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज कहां पर करते हैं, रिलीज शरीर के बाहर करते हैं, ऐसे ग्लैंड को एक्सोक्राइन कहते हैं, बहिस्रावी कहते हैं। तो वो सारे ग्लैंड जो अपने रसायन को बनाएंगे शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज कहाँ करेंगे, शरीर के बाहर करेंगे, ऐसे ऐसे ग्लैंड को क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन कहेंगे, ऐसे ग्लैंड को बहिस्रावी कहते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल देना, कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है, कौन कौन सा इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल कौन कौन सही आंसर दे रहा है, स्वीटू यादव, अजय, पप्पू बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और कौन कौन सा एग्जांपल इसका हो सकता है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग का पसीना बनाने वाली ग्रंथि, ये पसीना को कहां पर बनाता है, ये पसीना को बनाता है शरीर के अंदर, रिलीज कहाँ करता है, रिलीज आपका शरीर के बाहर करता है, इसलिए पसीना बनाने वाली ग्रंथि ये हमारी कौन सी होगी, ये आपका श्वेत ग्लैंड जो होगा, ये एक्सोक्राइन होगा, ये आप लोग का एक तरह का बहिस्रावी होगा। तो जो भी श्वेत ग्रंथि होती है, जो भी पसीना बनाने वाली ग्रंथि होती है, ये हमारा क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा, ये भी आप लोग एक तरह का बहिस्रावी ग्रंथि होगी। कैसे ग्लैंड होगा, ये भी बहिस्रावी ग्लैंड होगा। ऐसे देखिए और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट देखिए जो आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि को क्या नाम दिया जाता है, इसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड को क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड कहते हैं, अश्रु ग्रंथि कहते हैं। जो अश्रु ग्रंथि होगा ये भी क्या होगा, ये भी एक तरह का बहिस्रावी ग्लैंड होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका बहिस्रावी ग्लैंड होगा, ये भी एक तरह का एक्सोक्राइन होगा। ऐसा क्यों, तो जो भी आंसू है, आंसू कहाँ पर बनता है, शरीर के अंदर बनता है, लेकिन आंसू रिलीज कहाँ पर होता है, आंसू आपका रिलीज होता है शरीर के बाहर, इसीलिए आंसू बनाने वाला ग्लैंड भी कैसा होगा, ये भी हमारा एक्सोक्राइन होगा, ये भी बहिस्रावी होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा हुआ, लैक्रिमल ग्लैंड हुआ। नेक्स्ट हमारा कौन सा हुआ, अश्रु ग्रंथि, ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपके बहिस्रावी का, ये भी एक्सोक्राइन का एग्जांपल होगा, बिल्कुल। और भी एग्जांपल आपको देख सकते हैं, और कौन सा, तो जो आपकी लाल ग्रंथि होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी किसका एग्जांपल होगा, जो लाल ग्रंथि होगी ये भी किसका एग्जांपल होगा, ये भी आप लोग का एक्सोक्राइन होगा, बहिस्रावी होगी। ऐसे देखिए आप लोग का जो तेल बनाने वाली ग्रंथि होती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है सिबेसियस ग्लैंड। सिबेसियस ग्लैंड को क्या कहते हैं, तैलीय ग्रंथि कहते हैं। तैलीय ग्रंथि भी कैसा होगा, ये भी एक्सोक्राइन होगा। तो जो भी सिबेसियस ग्लैंड होता है, मतलब जो भी आप लोग का चेहरे पर ऑयल बनाता है, जो भी आपके चेहरे पर तेल बनाता है, ये भी ग्लैंड कैसा होगा, ये भी आप लोग का एक्सोक्राइन होगा, ये भी बहिस्रावी होगा। तो क्या और एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल। स्वीटू ने और भी आंसर दिए थे, लिवर आंसर दिए थे, मेमोरी ग्लैंड आंसर दे दिया, आप लोग का अग्नाशय आंसर दिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए और ग्लैंड हमारा कौन सा हो सकता है, एक्सोक्राइन। तो जो हमारा दुग्ध ग्रंथि है, मतलब जहां से हमारा मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, दुग्ध ग्रंथि कहा जाता है, मतलब यहाँ से आपके मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ये भी ग्लैंड कैसा होगा, एक्सोक्राइन होगा, ये भी आप लोग का बहिस्रावी होगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग को क्या क्या पता चला, आप लोग का स्वेट ग्लैंड हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे कैसे हुए, ये सारे एक्सोक्राइन हुए, सारे बहिस्रावी हुए। लेकिन आप लोग से पूछा जाए क्या इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर आप लोग से पूछे क्या इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या आपके बहिस्रावी के और भी एग्जाम्पल होंगे, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आपके बहिस्रावी के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो आपका लिवर होगा, जो आपका यकृत होगा, यकृत एक तरह का कैसा ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा।
जो पेंक्रियाज होगा, जो अग्नाशय होगा, अग्नाशय भी कैसा ग्लैंड होगा, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। ऐसे देखिए जो आपका स्टमक होता है, जो आपका पेट होता है, पेट भी क्या होगा, जो अमाशय होता है, जो स्टमक होता है, ये भी एक तरह का क्या होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, ये भी बहिस्रावी ग्रंथि होगी। ऐसे देखिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो आप लोग का छोटी आंत होती है, ये भी आपका कैसा होता है, ये भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो जब स्टमक हो गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये भी कौन सा ग्लैंड होगा, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। तो आप लोग का लिवर एक्सोक्राइन हो गया, पैंक्रियास एक्सोक्राइन हो गया, आपका स्टमक एक्सोक्राइन हो गया, आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्सोक्राइन हो जाएगा, ये भी आप लोग का बहिस्रावी हो जाएगा। तो आप लोग बताइए ये चारों एक्सोक्राइन क्यों होंगे। अगर आप लोग से पूछा जाए ये चारों एक्सोक्राइन क्यों होंगे, आपका मेमोरी हो गया, आपका लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे आपके एक्सोक्राइन क्यों होंगे, बहिस्रावी क्यों होंगे, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए लिवर, पेंक्रियाज, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चारों आपके एक्सोक्राइन क्यों होंगे, ये चारों आप लोग के बहिस्रावी ग्रंथि क्यों होंगे। चलिए अब इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, तो इन चारों के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को हमने क्या बताया, ये जो चारों ग्लैंड होगा, ये चारों ग्लैंड भी कैसा होगा, एक्सोक्राइन ही होगा, ये चारों भी बहिस्रावी होगा, ये चारों भी बहिस्रावी होगा। लेकिन जब ये चारों बहिस्रावी है, आप लोग बोलेंगे ये तो नॉर्मल एक्सोक्राइन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। हमने क्या बोला था, एक्सोक्राइन क्या होते हैं, वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को बनाते हैं शरीर के अंदर, बनाते हैं शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज करते हैं शरीर के बाहर, ऐसे ग्लैंड को एक्सोक्राइन कहते हैं, बहिस्रावी कहते हैं। वो सारी ग्लैंड जो केमिकल को बनाए शरीर के अंदर, रिलीज करे शरीर के बाहर, इसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन कहते हैं। तो आप लोग बताइए क्या आपका लिवर से जो केमिकल बनता है, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या आप लोग का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वीटू ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या हमारे लिवर से जो केमिकल बनता है वो आपके बॉडी के बाहर रिलीज होता है, तो जनरली देखिए जो लिवर से केमिकल निकलता है वो शरीर के बाहर नहीं रिलीज होता। पेनक्रियास से जो केमिकल निकलता है वो भी आपके शरीर के बाहर नहीं रिलीज होता। स्टमक से जो केमिकल निकलता है वो भी आपके शरीर के बाहर रिलीज नहीं होता। और जब ये सारे केमिकल शरीर के बाहर रिलीज नहीं होते हैं, आप लोग बताइए ये चारों आप लोग के एक्सोक्राइन क्यों होगा, बहिस्रावी क्यों होगा, जल्दी बताइए। ये चारों आपका एक्सोक्राइन क्यों होगा, ये आपका चारों बहिस्रावी क्यों होगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि चारों बहिस्रावी क्यों होता है। तो जो हमारा बहिस्रावी है, बहिस्रावी को नेक्स्ट हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज डक्ट ग्लैंड। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हम नली युक्त ग्रंथि नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानेंगे, इसको हम लोग नली युक्त ग्रंथि नाम से जानते हैं। मतलब वो ग्लैंड जो आपकी नली के द्वारा जुड़ा होता है, उस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, उस ग्लैंड को हम लोग नली युक्त ग्रंथि कहते हैं, डक्ट ग्लैंड कहते हैं। तो जब भी कोई दो ग्लैंड किसके द्वारा जुड़ा है, पाइप के द्वारा जुड़ा हो, किसी ना किसी नली के द्वारा जुड़ा हो, ऐसे ग्लैंड को क्या कहेंगे, आप लोग डक्ट ग्लैंड कहेंगे, नली युक्त ग्रंथि कहते हैं। जैसे इन सिंपल अगर पूछा जाए आपका लिवर किसके द्वारा, किससे आपका नली द्वारा जुड़ा होगा, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग का लिवर किससे आप लोग का नली द्वारा जुड़ा होगा, आपका पेनक्रियास किससे नली द्वारा जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को पता है ये हमारा ऑर्गन कौन सा होता है, ये आपका ऑर्गन होता है लिवर, ये आपका लिवर ऑर्गन है। ये हमारा ऑर्गन कौन सा होता है, बीच में हमारा ऑर्गन कौन सा होता है, ये जो ऑर्गन होगा ये हमारा कौन सा होगा, स्टमक होगा, हमारा पेट होगा। यहाँ पर जो ऑर्गन होता है ये हमारा ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये हमारा पेनक्रियास होता है, अग्नाशय होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन होगा ये कौन सा होगा, पेनक्रियास होगा, अग्नाशय होगा। तो आप लोग को पता है हम लोग जो भी खाना खाते हैं सारा खाना कहाँ पर आता है, हमारे स्टमक में आता है, सारा खाना हमारे पेट में आता है। तो हम लोग जो भी खाना खाएंगे सारा खाना कहाँ पहुंचेगा, ये हमारे स्टमक में पहुंचेगा, हमारे पेट में पहुंचेगा। लेकिन आप लोग बताए अगर आप लोग से पूछा जाए क्या खाने का फाइनल डाइजेशन स्टमक में होता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या आपके खाने का फाइनल डाइजेशन स्टमक में होता है, क्या आपके भोजन का अंतिम पाचन आपके अमाशय में होता है। याद कीजिए हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि कभी भी खाना हमारा पेट में पूरी तरह नहीं पचता, हमारे पेट में अंतिम पाचन नहीं होता है। तो आपके किसी भी खाने का अंतिम पाचन पेट में नहीं होगा। और देखिए खाना अंतिम रूप से जाकर कहाँ पर पचता है, हमारा खाना अंतिम रूप से जाकर हमारी छोटी आंत में पचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। याद है कि नहीं याद है,
जल्दी बताए, ये चीज याद है कि नहीं याद है? हमने किसी जमाने में पढ़ाया था कि हमारा खाना कभी भी पूरी तरह आपके स्टमक में नहीं पचता, ये जाकर कहाँ पहुंचता है? हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। और फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? हमारी छोटी आंत में होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत में होता है। तो देखिए यहाँ पर होता है, जो आपका स्टमक है, आपके स्टमक से यहीं से एक पाइप लगा होगा, और इस पाइप से ये किसके द्वारा जुड़े होंगे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े होंगे या आपकी छोटी आंत के द्वारा। ऐसे देखिए, जो आपका लिवर से बाइल जूस बन रहा है, जो आपके पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस बनता है। आपके लिवर से कौन सा रस बनता है? आपके लिवर से कौन सा रस बनेगा? आपके लिवर से कौन सा रस बनेगा? बाइल जूस बनेगा। ये बाइल जूस आप लोग का कहाँ जाता है? ये बाइल जूस जब भी पहुंचेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। आपके पेंक्रियास से जो भी पेंक्रियाटिक जूस बनेगा, ये भी कहाँ जाएगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, आंत में जाएगा। तो देखिए, आपके लिवर से बाइल जूस इंटेस्टाइन में किस द्वारा जाता है? ये किसी ना किसी पाइप के द्वारा जाएगा। ऐसे देखिए, जो पेंक्रियास से आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी जूस जाएगा, ये भी किसके द्वारा जाएगा? ये भी किसी ना किसी पाइप के द्वारा जाएगा, नली के द्वारा जाएगा। और जब सारा आप लोग का जूस आपका नली के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, इसलिए जो लिवर होगा, जो आपका स्टमक होगा, जो पेंक्रियास होगा, ये तीनों कैसे ग्लैंड होंगे? ये तीनों एक्सोक्राइन होंगे, तीनों बहिस्रावी होंगे। तो ये तीनों अपने केमिकल को किसके द्वारा स्रावित करते हैं? ये तीनों अपने केमिकल अपने किसी ना किसी पाइप के द्वारा स्रावित करते हैं, किसी ना किसी नली के द्वारा स्रावित करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जय चौधरी, बायो किसके लिए है? बायो उसी के लिए जिस बाबू के लिए आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरे क्लास में आकर फालतू कमेंट मत किया करें, नहीं तो अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोबारा कभी यहाँ पर दिखाई भी नहीं देंगे। आप YouTube पे पूरा तो कंप्लीट नहीं कराएंगे प्रीति गोयल, लेकिन हाँ, आपका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ये नहीं बोल सकते कि 100% यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, लेकिन हाँ, कम से कम आप लोग का 60 to 70% पार्ट जो है यूट्यूब पे कंप्लीट करा देंगे। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? तो पेंक्रियास, आपका लिवर हो गया, स्टमक हो गया, तीनों हमारे बहिस्रावी ग्रंथि क्यों होते हैं? तीनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं, और पाइप के द्वारा जुड़े होंगे, इसलिए इन तीनों को क्या नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बहिस्रावी कहते हैं, एक्सोक्राइन कहते हैं। तो क्या अब आप लोग को पता चला व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड? जल्दी से बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, आप लोग का बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है? बताइए आप लोग, व्हाट इज बहिस्रावी ग्रंथि, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? तो आप लोग को पता है, वो सारा ग्लैंड केमिकल को बनाता है शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज कहाँ करता है? रिलीज आपका शरीर के अंदर कर सकता है या शरीर के बाहर कर सकता है, लेकिन किसके द्वारा करे? आप लोग का किसी ना किसी नली के द्वारा करे, किसी ना किसी डक्ट के द्वारा करे। ऐसे ग्लैंड को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन कहते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और बहिस्रावी का एग्जाम्पल हमने बता दिया। आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल था? आपका बहुत सारा एग्जाम्पल था। आप लोग का लाल ग्रंथि था, आप लोग का अश्रु ग्रंथि था, आपका श्वेत ग्रंथि था, पसीना बनाने वाला ग्लैंड, आपका दुग्ध ग्रंथि था, लिवर, स्टमक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे के सारे आप लोग के क्या हो जाएंगे? सारे के सारे हमारे एक्सोक्राइन होंगे, सारे हमारे बहिस्रावी होंगे। तो आप लोग को बस यहाँ पे क्या जानना है, ये जब भी जुड़ा होगा, ये किसके द्वारा जुड़ा होगा? डक्ट के द्वारा जुड़ा होगा या आपका पाइप के द्वारा जुड़ा होगा। तो ये था एक्सोक्राइन। क्या और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आप लोग सोचे, आराम से सोचे, तब तक हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? तब तक हम लोग अपने एंडोक्राइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब तक आप लोग अपने एक्सोक्राइन के बारे में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल हम रिवाइज तो करा ही रहे। प्रीति गोयल आप चाहे तो यहाँ पे रिवाइज आराम से कर सकती है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हम एंडोक्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन का हिंदी नेम क्या होता है? तो जो भी एंडोक्राइन है, इसका हिंदी नेम होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि नाम से ही क्या लग रहा है, ये अपने केमिकल को बनाता भी शरीर के अंदर है, ये अपने केमिकल को रिलीज भी शरीर के अंदर करता है, इसीलिए ऐसे ग्लैंड को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो ये क्या करेगा? ये अपने केमिकल को बनाएगा भी शरीर के अंदर, रिलीज भी शरीर के अंदर करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं।
और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानेंगे? इट इज कॉमनली नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड नाम से जानते हैं। और डक्टलेस ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाएगा? इसको हिंदी में कहते हैं नली रहित ग्रंथि। ये हमारा कौन सा ग्लैंड होगा? ये डक्टलेस ग्लैंड होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग नली रहित ग्रंथि कहते हैं। ये क्या होगा? हमारा नली रहित ग्रंथि होगा। तब आपने बताया, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जल्दी बताइए। अब बताइए, अगर अब आप लोग से पूछा जाए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप लोग पूछ सकते हैं वो ग्लैंड जो अपने केमिकल को ब्लड के द्वारा पास करता है, वो ग्रंथि जो अपने रसायन को अपने रक्त के द्वारा पूरी बॉडी में पास करे, ऐसे ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? जिस नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो वो आपके ग्लैंड जो आपके केमिकल को किसके द्वारा पास करे? किसे? आप लोग के ब्लड के द्वारा पास करे, खून के द्वारा पास करे, ऐसे ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके लिए कोई अलग से पाइप नहीं होगा, ये जो भी इसका केमिकल बनेगा सारा ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड के द्वारा ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और ये ब्लड के द्वारा अपने पूरे केमिकल को पास करता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इसको हम लोग नली रहित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग नली रहित ग्रंथि कहते हैं। तब आपने बताया, अगर आप लोग से पूछा जाए हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए हमारे शरीर में टोटल कितने अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताइए, हमारे शरीर में टोटल कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं? हमारे परमानेंट भी बताना है, टेम्पररी भी बताना है। आधा अधूरा आंसर नहीं देना आप लोग को, नो आंसर नहीं देना है। हम पहले ही बता दे, नो आंसर नहीं देना है आप लोग को, आप लोग को पूरा आंसर देना है। कितना आपका ग्लैंड होगा, मतलब परमानेंट कितना होता है, टेम्पररी कितना होता है, आपका अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होंगी, आपके अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होंगी, ये आप लोग बताइए। तो बताइए शरीर में टोटल कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं? जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछे शरीर में टोटल कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, तो यहाँ पर देखिए 9 हमारा क्या होता है, 9 तो परमानेंट होगा, आपके 9 परमानेंट होते हैं। इसके साथ साथ आपके 2-3 ऐसे ये टेम्पररी होते हैं। और स्टार्टिंग में बताया टेम्पररी कौन कौन सा होता है, आपका कॉर्पस ल्यूटेम होता है जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपका प्लेसेंटा होता है जो बच्चों को मां से जोड़ने वाला नली होता है, वो भी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे देखा जाए 9 परमानेंट होगा, साथ साथ क्या होगा, 2 आपका टेम्पररी भी होगा। यहाँ तक कि किडनी भी कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। जो हमारा वृक है, वृक भी कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। तो ये भी सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वहां से कौन कौन सा हार्मोन बनता है, ये सब कुछ भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारा ग्लैंड कौन सा था, एंडोक्राइन था, अंतःस्रावी था। अब आप लोग बताइए हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, जल्दी बताएं। अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग का विषम स्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, आप लोग का हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, तो वो ग्लैंड जो एक्सो और एंडो दोनों की तरह कार्य करे, वो ग्लैंड जो आपके अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करे, ऐसे ग्लैंड को क्या कहते हैं, ऐसे ग्लैंड को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो वो ग्लैंड जो दोनों की तरह काम करता है, एंडो और एक्सो दोनों की तरह कार्य करता है, ऐसे ग्लैंड को क्या कहेंगे, हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, इसी को क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और आप लोग बताएं, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, आपके विषम स्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछे विषम स्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का संख्या कितना होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मेन 3 ग्लैंड्स होते हैं जो आप लोग विषम स्रावी होते हैं। कौन कौन सा होगा, सबसे पहला आपको गोनैड्स होगा, गोनैड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लैंगिक ग्रंथि कहते हैं। पहला हमारा ग्लैंड कौन सा होगा, गोनैड होगा जो लैंगिक ग्रंथि होगी। सेकंड हमारे यहाँ से कौन सा हो सकता है, हमारा लीवर होगा। यकृत जो होगा ये भी कैसा ग्लैंड होगा, ये भी आप लोग का हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगा, विषम स्रावी होगा। ऐसे देखिए एक और ग्लैंड होगा, कौन सा, पेनक्रियास जो होगा, जो अग्नाशय होगा, अग्नाशय भी कैसा होगा, ये भी हमारा विषम स्रावी होगा। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया, अग्नाशय जो हो गया, ये भी हमारा कैसा होगा, विषम स्रावी होगा। तो हमने सारा एग्जांपल आप लोग को बता दिए बिल्कुल।
पेनक्रियास दोनों की तरह काम करता है, लिवर दोनों की तरह काम करता है, आप लोग का गोनैड तीनों की तरह दोनों की तरह कार्य करता है। इसलिए ये तीनों ग्रंथि हमारे कौन से होंगे, ये तीनों ग्रंथि हमारे वही ये हमारे मिक्स्ड ग्लैंड होंगे, ये मिश्रित ग्रंथियां होंगी। तो ये तीनों हमारे कौन से ग्लैंड होंगे, मिश्रित होंगे, ये तीनों मिक्स्ड ग्लैंड होंगे। चलिए अब बताएं एक्सो और एंडो में क्या क्या अंतर होगा, जल्दी बताइए। कौन बताएंगे, पूर्णेंदु कुमार, रंजीत साहू, धर्मेंद्र, अजय और भी सारे लोग, जितने लोग हैं सब लोग बताएं। अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग का एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों में क्या अंतर होता है, बता सकते हैं आप लोग, बताइए इन दोनों में क्या अंतर होता है। आपका एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है। तो ये जब भी अपने केमिकल को पास करेगा, ये किसके तरह पास, किसके थ्रू, ये पाइप के थ्रू पास करेगा, इसीलिए इसको डक्ट ग्लैंड नाम से जानते हैं, नली ग्रंथि नाम से जानते हैं। जो एंडोक्राइन ये अपने केमिकल को किसके थ्रू पास करता है, एंडोक्राइन अपने केमिकल को ब्लड के द्वारा पास करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नली रहित ग्रंथि कहते हैं। तो एंडोक्राइन हमारा क्या होगा, नली रहित ग्रंथि होगा, जबकि एक्सोक्राइन क्या होगा, नली युक्त होगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट हम लोग रेफरेंस क्या जान सकते हैं, जो हमारा एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन से कौन से केमिकल का निर्माण होता है, यहाँ से आप लोग का या तो एंजाइम बन सकता है या तो यहाँ से जूस बन सकता है। तो जो भी एक्सोक्राइन है यहाँ से क्या बनेगा, या तो यहाँ से विकल बन सकता है या तो यहाँ से रस बन, या तो यहाँ से एंजाइम बन सकता है या तो यहाँ से जूस बन सकता है। तो जो भी एक्सोक्राइन है यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, या तो यहाँ से आप लोग का एंजाइम बन सकता है या तो यहाँ से क्या बन सकता है, जूस बन सकता है। जैसे आप लोग को पता है, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या हमारे स्टमक से कोई एंजाइम बनता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या हमारे स्टमक से कोई एंजाइम बनता है, तो शायद हमने आप लोगों को बता रखा है, हमारे अमाशय से 2 एंजाइम बनते हैं, हमारे स्टमक से 2 एंजाइम बनते हैं। और आप लोग बताइए स्टमक से कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, पहले तो ये बताएंगे, सब लोग इसका आंसर देंगे, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए आपके स्टमक से कौन कौन सा एंजाइम बनता है, आपके अमाशय से कौन कौन सा एंजाइम बनता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एक एंजाइम का तो नाम पता होगा क्योंकि हमने पढ़ाया था, आप लोग को दूसरे एंजाइम का नाम नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद कीजिए और याद करके बताइए आपके स्टमक से कौन कौन सा एंजाइम बनता है। तो हमने आप लोग को बताया था जो स्टमक होता है, जो अमाशय होता है, अमाशय से आप लोग का एक एंजाइम बनता है, कौन सा एंजाइम बनता है, यहाँ से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या होता है, पेप्सिन होता है। और ये पेप्सिन क्या काम करता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को पचाता है, साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये प्रोटीन को पचाता है, साथ साथ ये क्या करेगा, आपके रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। तो यहाँ से एक एंजाइम बनता था पेप्सिन। अब आप बताए क्या यहाँ से दूसरा भी कोई एंजाइम बनता है, बताइए आप लोग। चलिए याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बता दिए, पहले तो पेप्सिन बनता था जो कि प्रोटीन को पचाता था, साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता था। क्या यहाँ से कोई और भी एंजाइम बनता था, क्या यहाँ से कोई और भी विकर बनता था, तो यहाँ से एक और एंजाइम बनता है जिसके बारे में हमने नहीं बताया था, लेकिन फिर आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है रेनिन, रेनिन डबल एन वाला, सिंगल एन वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग का 2 तरह का रेनिन होता है, कौन कौन सा, एक डबल एन वाला रेनिन होता है, जबकि आप लोग का एक सिंगल एन वाला रेनिन होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 एंजाइम होता है, कौन कौन सा 2 एंजाइम होता है, एक डबल एन वाला एंजाइम होता है, एक सिंगल एन वाला एंजाइम होता है। और देखिए जो डबल एन वाला रेनिन होता है ये हमारा कहाँ से बनता है, ये हमारे स्टमक से बनता है, ये हमारे अमाशय से बनता है, जबकि जो सिंगल एन वाला आपका रेनिन है ये कहाँ से बनता है, ये आपका किडनी से बनता है। तो जो भी सिंगल एन वाला होगा ये हमारा कहाँ से बनेगा, ये हमारा किडनी से बनेगा। तो अगर आप लोग से पूछा जाए रेनिन एंजाइम क्या एक ही तरह का होता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या रेनिन एंजाइम एक ही तरह का होता है, रेनिन एंजाइम एक तरह का नहीं होता है, रेनिन एंजाइम 2 तरह का होता है। और ये 2 तरह का कौन कौन सा होगा, एक डबल एन वाला होगा जो कि आपके स्टमक से बनता है, एक सिंगल एन वाला होगा जो कि आपके किडनी से बनता है, जो आपके वृक्क से बनता है। तो आप लोग से जब भी पूछे रेनिन डबल एन वाला ये स्टमक से बनेगा, और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क, ये दूध को पचाने में सहायता करता है। ये आज ऐप पर क्लास नहीं हो रही, आप लोग को शायद पता होगा ऐप वगैरह हैक हो गया है, इसलिए ऐप पर क्लास नहीं हो रही है, आज आपका यूट्यूब पे क्लास हो रही है। देवेंद्र कुमार, पूर्णेंद्र कुमार, इसीलिए आप लोग का
ऐप पे क्लास नहीं हो रही है क्योंकि अभी वो हैक हो चुका है। तो हम आप लोग को क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर हम आप लोग को डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका डबल एम वाला स्टमक से बनता है और इसका मेन काम क्या होता है, मिल्क को पचाना होता है, दूध को पचाना होता है। तो जब स्टमक से आपके एंजाइम बनता है, स्टमक हमारा कैसा ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन होगा, ये बहिस्रावी ग्रंथि होगा। कैसा ग्लैंड होगा, बहिस्रावी होगा। आपके लिवर से भी एंजाइम बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एंजाइम बनता है। तो सारे के सारे ग्लैंड हमारे कैसे होंगे, एक्सोक्राइन होंगे, सारे बहिस्रावी होंगे। अब बताइए एंडोक्राइन से कौन सा केमिकल बनता है, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग के एंडोक्राइन से, आप लोग के एंडोक्राइन से कौन सा केमिकल बनता है, आपके अंतःस्रावी से कौन सा केमिकल बनता है, तो यहाँ से जो केमिकल बनते हैं इस केमिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस केमिकल को हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ से जो भी केमिकल बनेगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका हार्मोन होता है। तो यहाँ से केमिकल हमारा कौन सा बना, हार्मोन आपका केमिकल बना। और आप लोग बताइए एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन, आपके विकर तथा हार्मोन में क्या अंतर होता है, बता सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछे आपके एंजाइम तथा हार्मोन में क्या अंतर होता है, आपके विकर तथा हार्मोन में क्या अंतर होता है, बता सकते हैं आप लोग। तीन तीन अंतर बताइए एंजाइम और हार्मोन में, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है, आप लोग के विकर तथा हार्मोन में क्या अंतर होता है, आप लोग को यहाँ से तीन तीन अंतर बताना है। सब लोग बताएंगे, कौन कौन बताएंगे, रंजीत साहू, स्वीटू, गुरवेंद्र, देवेंद्र, स्मिता, और कौन बताएंगे, और भी कुछ लोग थे वो सब लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। अजय भी थे, अजय भी बताएंगे। और जल्दी बताइए अगर आप लोग से पूछा जाए, हाँ जी बिल्कुल हार्मोन बाय बर्थ मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन है जो आफ्टर प्यूबर्टी आप लोग के बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये आपका प्यूबर्टी मतलब 10 से 15 साल के बाद वो एक्टिवेट होता है। बाकी सारे हार्मोन आपको बचपन से ही मिलते हैं। बाकी सारे हार्मोन कैसे मिलेंगे, ये आपको बाय बर्थ ही मिलेंगे, बचपन से ही मिलेंगे। अब आप लोग बताइए अगर आप लोग से पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम, आपके एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप लोग को पता है जो एंजाइम है, एंजाइम इज रिलीज थ्रू अ डक्ट, जो आपका एंजाइम होगा, एंजाइम किसके द्वारा पास होता है, नली के द्वारा पास होता है। जबकि हार्मोन किसके द्वारा पास होते हैं, हार्मोन आपके ब्लड के द्वारा पास होते हैं। तो जो भी हमारा हार्मोन होगा, हार्मोन किसके द्वारा पास होगा, ब्लड के द्वारा पास होगा। जबकि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम किसके द्वारा पास होंगे, ये हमारे डक्ट के द्वारा पास होती है, हमारे नली के द्वारा पास होते हैं। और देखिए और इसमें क्या अंतर हो सकता है, और आपका एंजाइम तथा हार्मोन में क्या अंतर हो सकता है। आप लोग से अगर पूछा जाए जो एंजाइम होता है, एंजाइम मेनली किससे मिलकर बने होते हैं, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से, हाँ बिल्कुल एंजाइम आपका कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, ये एक तरह के उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप लोग बताएं अगर आप लोग से पूछा जाए जो हमारा एंजाइम होता है, जो आप लोग का विकर होता है, विकर किससे मिलकर बना होता है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए जो भी एंजाइम होता है, जो विकर होता है, आप लोग का विकर किससे मिलकर बना होता है, तो हमने आप लोग को हमेशा पढ़ा रखा है एंजाइम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। जो भी एंजाइम होते हैं, जो भी विकर होते हैं, विकर मेनली क्या होते हैं, विकर मेनली आपके प्रोटीन होते हैं। तो जो भी एंजाइम होंगे, एंजाइम हमारे क्या होंगे, एंजाइम सारे प्रोटीन या फिर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये मेनली प्रोटीन होते हैं। और याद कीजिए हमने क्या बताया था, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन आप लोग बताएं क्या आपके हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए कि आपके हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, तो देखिए जो हार्मोन है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, साथ साथ ही फैट से भी मिलकर बने हो सकते हैं। तो जो हमारा हार्मोन है, हार्मोन किससे किससे मिलकर बना हो सकता है, ये प्रोटीन के साथ मिलेगा, साथ साथ ही आपका फैट से भी मिलकर बना होता है। तो सारे एंजाइम किससे मिलकर बने होंगे, आप लोग बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए भी बिल्कुल ये आपका सफिशिएंट होगा। तो आप लोग का जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होगा, जबकि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन आप लोग का एंजाइम था, सॉरी हार्मोन आपका प्रोटीन तथा फैट दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज स्टेरॉइड हार्मोन, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज स्टेरॉइड हार्मोन, आप लोग का स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, तो हमने क्या बोला था,
वो हार्मोन जो फैट से मिलकर बना हो, ऐसे हार्मोन को क्या कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तो वो हार्मोन जो आपका फैट से मिलकर बना हो, वसा से मिलकर बना हो, ऐसे हार्मोन को क्या कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारा एक तरह का फैट हार्मोन होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है। तो आप लोगों को नेक्स्ट डिफरेंस क्या पता चला, एंजाइम्स आर प्योरली प्रोटीन, जबकि हार्मोन्स आपके प्रोटीन और फैट दोनों हो सकते हैं। अब बताइए नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या होगा। आप लोग बताइए, अगर हम लोग पूछे इन दोनों में फास्ट एक्टिविटी कौन सा करता होगा और स्लो एक्टिविटी कौन सा करता होगा, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछे इन दोनों में किसकी एक्टिविटी बहुत तेज होती होगी, किसकी आपकी स्लो होती होगी, तो देखिए जो एंजाइम होती है, एंजाइम कैसे काम करती है, आपके फास्ट काम करती है, बहुत तेजी से काम करते हैं। तो जो भी एंजाइम होंगे क्या करेंगे, फास्ट काम करेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कैसे काम करेंगे, आपके धीमे धीमे काम करते हैं और ये ग्रेजुअल वर्क करते हैं। तो ये धीमा काम करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, लगातार काम करेंगे। नहीं, हार्मोन का याद रखिएगा रंजीत साहब, हार्मोन हमेशा स्लो काम करते हैं और स्लो के साथ साथ ग्रेजुअल कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी कार्य कर दिया, आधे घंटे बाद कार्य नहीं करेंगे। इनका कार्य हमेशा कैसा होगा, ये आपका स्लो कार्य करेंगे लेकिन ग्रेजुअल करेंगे। अब आप लोग देखिए, जब आप लोग खाना खाते हैं, जब आपका खाना पच रहा है, उस टाइम एंजाइम की जरूरत है। एंजाइम क्या करेगा, बहुत तेजी से आएगा, खाने को पचाएगा, फिर से गायब हो जाएगा। लेकिन जो हार्मोन है ये क्या होगा, धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे कार्य करेगा, लगातार कार्य करता रहेगा। तो इसका फंक्शन कैसा होता है, स्लो होते हैं, साथ साथ आपकी ग्रेजुअल फंक्शन करते हैं। तो ये किसका आपका डिफरेंस था, ये आपके एंजाइम तथा हार्मोन में अंतर था कि एंजाइम क्या होता है, आप लोग का हार्मोन क्या होता है। तो क्या यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, ये हमने बता दिया। चलिए, बिलिरुबिन इज नॉट अ हार्मोन देवेंद्र कुमार। बिलिरुबिन ना तो हार्मोन है ना तो एंजाइम है। बिलिरुबिन एक केमिकल है जो कलर प्रदान करता है। बिलिरुबिन क्या है, ये केमिकल है जो कलर प्रदान करता है। और ऐसे केमिकल जो कलर प्रदान करते हैं, ऐसे केमिकल को पिगमेंट कहा जाता है, ऐसे केमिकल को लवक कहा जाता है। तो वो सारे केमिकल जो आपके कलर प्रदान करे, दे आर नॉट एंजाइम, दे आर नॉट हार्मोन, दे आर मेनली पिगमेंट, वो आपके लवक होते हैं। तो याद रखिएगा देवेंद्र कुमार, बिलिरुबिन इज अ पिगमेंट, ये कोई हार्मोन नहीं होता है, ये कोई एंजाइम नहीं होता है। तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या डिस्कस करेंगे, आज का लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका धर्मेंद्र जब भी क्लास लेते हैं उसके बाद आपके रिटन नोट्स मिलते तो हैं। फिर अब हम लोग क्या डिस्कस करें, लास्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारे कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अब इसके क्या पूछा जाए, आप लोग के कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको, अभी भी यूट्यूब पे क्लास होगा ग्लैंड का, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपको इमेज दिखाएंगे कि आप लोग का कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इमेज के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे कौन से ग्लैंड का क्या कार्य होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज बताएंगे, कौन सा इमेज आप लोग का, कौन सा ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर होगा, कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है आप लोग का, ये सब कुछ इमेज के थ्रू डिस्कस किया जाएगा, इमेज के थ्रू डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बस आप बता दीजिए आपकी कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, नाम बताइए, नाम बताइए सब लोग, आप लोग के अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम कौन कौन सा हो सकता है। आप लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा हो सकता है, आप लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हो सकती है, बता सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। आप लोग की अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, हमने बता दिया 9+2, यहाँ पे 9 का ही नाम बताएं। प्लस प्लस तो आपकी टेम्पररी वाले हो, अस्थायी वाले हैं, लेकिन आप लोग 9 का ही नाम बताइए, 9 का ही नाम बताइए। नहीं जॉनी, अब वहां पर हम नहीं पढ़ाते हैं। जल्दी बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या होना चाहिए आप लोग का, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, आप लोग को बता रखा है। हमारे शरीर में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कौन कौन आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे देवेंद्र आंसर दे रहे हैं, धर्मेंद्र आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। एक ने हाइपोथैलेमस बोल दिया, एक ने पीनियल बोल दिया, और पीयूष बोल दिया। चलिए 3 ग्रंथि का नाम पता चल गया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल का नाम पता चल गया। चलिए एक और पता चल गया, थायराइड का भी नाम पता चल गया। और लो बताइए और कौन कौन सा ग्लैंड होगा, चलिए थाइमस का भी पता चल गया, थाइमस भी आपका ग्लैंड हो गया। धीरे धीरे कर करके सारे ग्लैंड का नाम आ जाएगा। अभी तक यहाँ पे 5 ग्लैंड का नाम आ चुका है,
हाइपोथैलेमस हो चुका है, पीनियल हो चुका है, पिट्यूटरी हो चुका है, थाइमस थायराइड हो चुका है, एड्रिनल हो चुका है, मतलब 6 ग्लैंड्स आपके हो चुके हैं, 6 ग्लैंड्स हो चुके हैं। बस 3 बाकी है, कौन कौन सा? पैराथायरॉइड बाकी है, आपका गोनैड्स बाकी है, और एक और कौन सा बाकी है? चलिए सब लोग यहाँ पर आंसर दे दिए, तब हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा आपका ग्लैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला हमारा ग्लैंड कौन सा होता है, पहला ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस का। पहला ग्लैंड कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस होगा, जो कि ब्रेन का पार्ट होता है, और ये खुद में आपका किसकी तरह कार्य करता है? ये आपके सुपर मास्टर ग्लैंड की तरह कार्य करता है। ये किसकी तरह कार्य करता है? सुपर मास्टर ग्लैंड की तरह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होगा? तो जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड होता है, ये हमारा कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और जो पीयूष ग्रंथि, ये हमारा कैसा ग्लैंड होता है? ये मास्टर ग्लैंड होता है। तो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होगा? पिट्यूटरी होगा। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि मास्टर ग्लैंड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होगा? आपका सुलाने वाला ग्लैंड होगा। ये ग्लैंड हमारा कौन सा होता है? पीनियल बॉडी होता है। और पीनियल बॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? पीनियल काय कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होगा? पीनियल बॉडी होगा, जिसको पीनियल काय कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग किस कौन सा आपका ग्लैंड होगा? तो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड हो गया आपका कौन सा होता है? थायराइड होता है। थायराइड को क्या कहते हैं? ऑटो ग्रंथि कहते हैं। आप लोग का थायराइड ग्लैंड होगा, जिसको ऑटो ग्रंथि कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्लैंड होगा? नेक्स्ट हमारा पैराथायरॉइड होगा। पैराथायरॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? परा ऑटो ग्रंथि कहते हैं। तो आपके थायराइड को कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड होता है, ये पैराथायरॉइड होता है, जिसका लोकेशन पैराथायरॉइड के ही अंदर होता है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये आप लोग का होगा पैराथायरॉइड परा ऑटो ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होता है? तो नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड होगा, ये आप लोग का कौन सा होगा? थाइमस होगा। तो छठा ग्लैंड कौन सा होता है? थाइमस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा होगा? पेनक्रियास होगा आप लोग का। नेक्स्ट जो ग्लैंड होगा, ये अग्नाशय होगा। तो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा? पेनक्रियास हुआ, अग्नाशय हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आठवां ग्लैंड कौन सा होगा? तो जो आप लोग का आठवां ग्लैंड होगा, ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड होगा। एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि, ये हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है, और किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि होता है। जबकि लास्ट देखिए, लास्ट हमारा कौन सा ग्लैंड होगा? लास्ट हमारा ग्लैंड हो गई आपका गोनैड्स होगा, जिसको क्या कहते हैं? लैंगिक ग्रंथि कहते हैं। तो लास्ट हमारा कौन सा होगा? गोनैड्स होगा, जिसको लैंगिक ग्रंथि कहते हैं। और लैंगिक ग्रंथि कितने तरह की? हाँ बिल्कुल, आपका पेनक्रियास मिश्रित ग्रंथि होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन 95% में पेनक्रियास एंडोक्राइन होता है, इसलिए पेनक्रियास को मेनली हम लोग एंडोक्राइन में रखते हैं, अग्नाशय को मेनली अंतःस्रावी में रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? गोनैड्स होगा, लैंगिक ग्रंथि होगा। इसमें से कौन कौन सा लैंगिक ग्रंथि हो सकता है? आपको ओवरी हो सकता है, अंडाशय हो सकता है। सेकंड हमारा कौन सा हो सकता है? टेस्टिस हो सकता है, या आप लोग का वृषण हो सकता है। तो नेक्स्ट आप लोग का कौन सा हो सकता है? टेस्टिस हो सकता है, या आप लोग का वृषण हो सकता है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पेनक्रियास से कौन से हार्मोन निकलते हैं? यहाँ से 3 हार्मोन निकलते हैं देवेंद्र कुमार। यहाँ से आप लोग का इंसुलिन बनता है, आप लोग का ग्लूकागॉन बनता है, यहाँ से सोमैटोस्टेटिन बनता है। यहाँ से 3 हार्मोन बनते हैं देवेंद्र कुमार, याद रखिएगा। इंसुलिन बनेगा, ग्लूकागॉन बनेगा, और यहीं से आप लोग का सोमैटोस्टेटिन बनता है। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग का नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कोई भी ग्लैंड पढ़ाएंगे पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? घावों को भरने में कौन से मिनरल का रोल होता है? जल्दी बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए घावों को भरने में कौन से खनिज का रोल होता है, विच मिनरल हेल्प इन वाउंड हीलिंग, बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताइए। अनूप गर्ग डेली तो क्लास नहीं होती, लेकिन अभी इस वीक आपकी डेली क्लास होगी। आज क्लास है, कल भी आपकी क्लास होगी, आपका 5 बजे कल भी क्लास होगी। ग्लैंड्स भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग किस तरह डिस्कस करेंगे? हम लोग लोकेशन देखेंगे, डायग्राम में इसका लोकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम आप लोग को पूरा ग्लैंड डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसको सुप्रानीलर ग्लैंड भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं मलय तिवारी। उसको सुप्रानीलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलय बताया था हमने, रीनल जो वर्ड होता है, रीनल आर्टरी हो गया, रीनल वेन हो गया, रीनल कॉर्टेक्स हो गया, रीनल मेड्यूला हो गया। रीनल इज अ वर्ड यूज्ड फॉर किडनी। आपका जो रीनल वर्ड होता है, ये किडनी के लिए यूज होता है, और जब रीनल किडनी के लिए यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? घावों को भरने में कौन से खनिज का रोल होता है? बताइए आप लोग। हमने किसी जमाने में बताया था
ये एक आपका खनिज होता है जिसका नाम होता है जिंक, और जिंक क्या करता है, ये हमारे घावों को भरता है और इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाने वाला और घाव को भरने वाला जो हार्मोन होता है, सॉरी, आपका इंसुलिन बनाने वाला घाव को भरने वाला जो खनिज होता है, ये हमारा क्या होता है, जिंक होता है। बिल्कुल। अनूप गर्ग एमसीक्यू भी होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन आपका एमसीक्यू होता है 8 से 9 बजे तक। तो आप लोग का 3 दिन एमसीक्यू की क्लास होती है, 3 दिन आपका थ्योरी की क्लास होती है। थ्योरी में आज हम लोग यूट्यूब पे थ्योरी लिए, बाकी क्या होता है एमसीक्यू की क्लास आपका MWF को होता है। बिल्कुल रंजीत साहू, जिंक ही होता है जो घाव को भरने में सहायक होता है। तो चलिए देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा साइंस स्पेशल का बैच आ रहा है। अगर आप लोग चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, विवांता ऐप पर जाकर आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग थ्योरी हमसे नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग चाहे तो जाकर विवांता ऐप पर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को जल्दी से, और कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? कौन कौन है? धर्मेंद्र, देवेंद्र, मलय, अनूप, पूर्णेंद्र कुमार, जो लोग भी हैं जिनको भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा एक बार और बायो पढ़ना है, चलिए पढ़ सकते हैं। और आपको ही पता है आप जितनी बार हमसे बायो पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। आप लोग जितने बार भी हमसे बायो पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतना ज्यादा बायो से रिलेटेड फैक्ट भरे हुए हैं कि किसी क्लास में कुछ निकल जाता है फैक्ट, किसी क्लास में कुछ फैक्ट निकल जाता है, तो हर क्लास में आपको बिल्कुल नया मिलेगा। तो कोई बात नहीं अनूप गर्ग, हम आपको जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे कि बैच परचेज कर लीजिए। हमने बोला जो थ्योरी नहीं पढ़े वो लोग परचेज कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कि क्लास देख रहे हैं तो परचेज ही करना है, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं होता है। हाँ, यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल ही आपका इम्पोर्टेंट होता है और इसके लायक हमने आपको मलय तिवारी, वैसे आप मेरे साइंस स्पेशल के बैच के स्टूडेंट हैं, हमने उसमें भी आपको बहुत डीप पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 5 दिन कर दीजिए, चलिए हम आपका नेक्स्ट वीक से ट्राई करेंगे क्लास 5 दिन कर दें। नेक्स्ट वीक से ट्राई करेंगे, अभी इस वीक तो नहीं, अब वैसे भी एक ही दिन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक से देवेंद्र कुमार आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का क्लास 5 दिन हो सके। चलिए अब हम लोग एचसीएल, एचसीएल कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता ना रंजीत साहू। एचसीएल एक एसिड है जो कि गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा। एचसीएल एक एसिड होता है जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करता है। ये ना तो एंजाइम होता है ना तो हार्मोन होता है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट फी, आप विवांता ऐप पर जाइए, उसमें देख लीजिएगा इसका फी कितना है, साइंस स्पेशल का फी कितना होगा। तो हम लोग अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। और अगर आप लोग को अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो जाकर वैक्सीन भी लगवा ले। वैक्सीन भी तो लगवाना जरूरी है। किसी दिन हम आपको वैक्सीन के बारे में पढ़ाएंगे, आप लोग का कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए, वैक्सीन का आप लोग का वैक्सीन का डबल डोज क्यों लगवाना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कभी अभी आप लोगों ने वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया है, पहले तो ये बताइए। क्या? हाँ बिल्कुल, ऐप हैक हो गया, बिल्कुल हो गया है। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवा रखा है। अगर आप लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवा रखा है जल्दी से लगवा ले, क्योंकि कोरोना से बचना है, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना होगा। और जल्दी से आप लोग पहला डोज लगवा ले। वैसे हम एक बात बता दें कि कल मेरा वैक्सीन का दोनों डोज खत्म हो जाएगा, कल हम दूसरे डोज भी वैक्सीन का लगवा लेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से वैक्सीन लगवा लीजिए। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बात करेंगे देवेंद्र कुमार, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट में, वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखें आप लोग, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।